देखना ये है कि युद्ध कितना और लंबा चलता है, और जब ये होगा तो जाहिर सी बात है इसमें जान माल लोगों की सबकी हानि होगी। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच इस भीषण जंग का चौथा दिन है और दोनों तरफ से लगातार बमबारी हो रही है, मिसाइल्स दागी जा रही है और ऐसे में जो गल्फ कंट्रीज है उनकी भी एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि जो ईरान है वो गल्फ कंट्रीज में अमेरिकी दूतावासों पर लगातार हमले कर रहा है, तो वहीं ट्रंप की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ईरान को छोड़ेंगे नहीं। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं हरिशंकर जी हैं, राशिद जी हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो हरिशंकर जी, जिस तरीके से जो स्थिति है वो काफी भयावह हो गई है और लगातार पहले लेबनान की एंट्री होती है, फिर गल्फ कंट्रीज यहाँ एंट्री कर लेती हैं, ऐसे में अब जो लेटेस्ट अपडेट है अभी क्या कुछ चल रहा है, एक बार हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए मतलब चल ये रहा है कि लगातार जो है अमेरिका की ओर से और इजराइल की तरफ से हमला हो रहा है ईरान पर। टाइमिंग है वो अपने हिसाब से हमले कर रहे हैं, जगह जगह जो उनके सैन्य ठिकाने हैं वो हमले कर रहे हैं, लेकिन जो ईरान है वो बदले की कार्रवाई जो है अलग अलग जगह पे कर रहा है जहां जहां पर अमेरिकी बेस है। इसके बाद अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि कुवैत में जो अमेरिकी दूतावास है उसको बंद कर दिया गया है। दूसरी बात है कि सऊदी में जो इनका अमेरिका का जो दूतावास है वहाँ पर कहा गया है कि आप बेवजह के वहाँ न पहुँचे, बिना कारण के वहाँ पर आपको अगर ज़रूरी काम है तभी वहाँ जाना, नहीं तो वहाँ भी एंट्री नहीं के बराबर होगी आम लोगों की। दूसरी बात है कि सब जगह पे जो ईरान है वो अमेरिकी दूतावास को ख़ास तौर से निशाना बना रहा है। दोनों देशों के बीच में जो है वो लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है। हालांकि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि 4 हफ्तों तक ये जो लड़ाई है वो खिंच सकता है, लेकिन जहाँ तक ग्राउंड का सवाल है तो ग्राउंड पर बहुत टेंशन है, ख़ास तौर से ईरान में जो है लोग डरे सहमे हुए हैं। हालांकि कई शहरों में जो हैं जहाँ पर हमले नहीं हुए वहाँ लोग निश्चिंत हैं, लेकिन उनके मन में भी एक तरह का डर है कि कहीं हम पर हमला हो न जाए। लेकिन इस लड़ाई के दौर में एक और देश की जो एंट्री हुई है वहाँ पर जो हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं, चाहे उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनके ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर लेबनान में बरूत पर जो है इजराइल ने कई हमले किए हैं और लेबनान में अब तक हमले में 80 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन अब ये तय नहीं है कि उसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके कितने थे और जो सामान्य लोग थे वो कितने थे, लेकिन वहाँ पर इजराइल का लगातार हमला जारी है। वो इसीलिए निशाने पर आया हिजबुल्लाह, क्योंकि जब अमेरिका और इजराइल ने साझा ऑपरेशन ईरान पर किया था, उसके बाद हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उन पर हमला किया था, इजराइल पर हमला किया था। उसी के बदले में वो लगातार उस पर हमले कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस समय है कि दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं, अमेरिकी सैनिक भी हताहत हुए हैं। इसके अलावा और भी लोग जो हैं इराक में तो बहुत दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन है कि हमले होंगे, बम्बार्डिंग होगा तो लोगों की जानें भी जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय इस दौर में सबसे ज़्यादा ये अहम ये होगा कि ईरान का आगे का रुख, क्योंकि उसने सरेंडर नहीं किया है और वो लगातार जो है अमेरिका चाहे इजराइल की सेना जो हवाई हमले भी कर रही हैं, बाकी चीज़ें कर रही हैं, लेकिन हवाई हमले में वो थोड़ा कमज़ोर है। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने ये भी कहा है कि ज़रूरत अगर हुई तो हम ग्राउंड पर जाकर के भी कार्रवाई करेंगे, मतलब ज़मीनी सेना उनकी वहाँ पर घुसेगी, ऐसा ट्रंप ने कहा है। लेकिन ज़मीन पर घुस करके ईरान को मात देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बंकर में बैठे हुए हैं। उनके जो लगभग 2 लाख जो सैनिक हैं IRG के, वो बंकर में बैठे हुए हैं और कुल मिलाकर के है कि वो साजो सामान के साथ में है, उनके पास अत्याधुनिक हथियार है। दूसरी बात ये है कि उनको बंकर तक खोजना और उनको उनसे लड़ना भिड़ना अमेरिकी फ़ौज के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बंकर में आपको नहीं पता कि वहाँ किस मोर्चे पर वो बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं। बंकर सामान्य तौर पर समझिए कि पहाड़ी है, दुर्गम पहाड़ी है, वहाँ के नीचे बंकर बना रखा है, सुरंग
लंबा लंबा सुरंग बना हुआ है, अंडरग्राउंड पूरी फौज बैठी हुई है वहां पर, साजो सामान हथियार के साथ में, पूरी अत्याधुनिक सुविधा के साथ में वो बैठी हुई है। तो आप बाहर से जाकर के उसका कैसे मुकाबला करेंगे? आप सामने होंगे, वो अंदर से आपको हिट करेंगे। तो आपका उन तक पहुंचना, मतलब अमेरिकी और इजरायली सैनिक अगर ग्राउंड पर जाकर के करते हैं तो इनके लिए बहुत ही टफ होगा, जिसमें कहीं ना कहीं लीड ईरानी सैनिकों को ही मिलने वाला है। देखिए, ईरान के पास जो है वो अंडरग्राउंड बंकर है और लगातार जो उनका ड्रोन सेटअप है वो उन्हीं बंकर्स के साथ ही चल रहा है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें, देखिए अमेरिका ने तो कह दिया है कि उनके पास अनलिमिटेड हथियारों का स्टॉक है, 3 से 4 हफ्ते तक युद्ध चला सकते हैं। क्या लगता है, स्थिति और ज्यादा भयावह होने की चांसेस हैं? जी, बिल्कुल लगता तो यही है, क्योंकि जो 4 दिनों से हम हालात देख रहे हैं युद्ध के, वो ऐसे ही लगते हैं। और इस बारे में खुद ट्रंप का भी बयान सामने आ चुका है कि उन्होंने कहा है कि ये भी 3-4 हफ्ते इसमें और लग सकते हैं, जंग और लंबी हो सकती है। और ट्रंप का ये भी बयान सामने आया कि जिस तरह से अटैक बार-बार हो रहे हैं, लगातार ईरान की जो है वो बर्बादी कह लीजिए, या जितना उसको नुकसान हो रहा है, जान माल का नुकसान हो रहा है, वो साफ दिख ही रहा है। और ट्रंप का ये बयान भी सामने आ गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सेना भी वहाँ पर जो है उतरेगी ईरान में। जी, ग्राउंड पे उतरेगी। और इतना ही नहीं, तो वहीं आपको बता दें कि अब रिपोर्टें सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो कि ईरान में जब धमाके हुए, जिसमें उसके 48 या 50 जो कि टॉप ग्रेड के जो अफसर थे, खामनेई समेत, वो मारे गए। तो अब ईरान में बचा कौन, है ना? तमाम वो सोशल मीडिया पर अब वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि कैसे कैसे यहाँ बंकरों में कैसे बम धमाके हुए और उनमें कैसे इतने सारे लोगों की मौत हो गई। तो वहीं ये भी अब सामने आ रहा है कि हिमांशी, कि उसमें जो इजराइल ने ईरान के जो कैमरे थे, जो सड़कों पर होते हैं, उनको पहले से ही हैक कर रखा था। ये बताया जा रहा है कि जो सड़कों पे जो ट्रैफिक कैमरे होते हैं, वो खामनेई समेत जो भी उनकी सुरक्षा के जो काफिले होते थे, उनकी तस्वीरें पहले से ही उन्हें भेजी जाती थी, जिसको ट्रैक करके ये हमला किया गया। और ये बात भी पहले सामने आ चुकी है कि ये जो हमला हुआ है, खामनेई पर जो हमला किया है, वो एकदम एकाएक फैसला नहीं लिया गया। इसके पीछे पता नहीं कितने पहले से साजिश थी, कितनी पहले पुरानी प्लानिंग थी। और उसका एक खोजना, वो एरिया खोजना जहाँ वो रहते हैं, उसके नीचे कि ये पता लगाना कि यहाँ पर है या नहीं है, किस वक्त मौजूद है या नहीं है, और उसके बाद उस पर हमला करना। और हमले में आपको पता ही है कि खामनेई समेत उनके परिवार में कितनी जानें गई हैं। तो वहीं इसका असर अब बड़े व्यापक तौर पे देखने को मिलेगा। देखिए, बिजनेस पर तो इसका असर अब दुनिया के कई देशों में पड़ने ही वाला है, लेकिन जब तक ये युद्ध चल रहा है तब तक आपको हर दिन बड़ी बड़ी अपडेट देखने को मिलेंगी। कभी ईरान के दावे आपको मिलेंगे, ईरान भी लगातार देखिए कई शहरों में, कई देशों में वो जो है बमबारी कर रहा है, मिसाइलें गिरा रहा है। इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, दुबई हो गया, सऊदी हो गया। क्योंकि देखिए, सऊदी पर इसलिए करा है क्योंकि रिपोर्ट में जो दावे किए गए कि सऊदी ने ही अमेरिका को उकसाया है, कि बार बार उसे उकसाया, बार बार फ़ोन किए। वहाँ के प्रिंस सलमान का नाम आ रहा है कि कई बार उन्हें उकसाया ताकि वो जो है ईरान पर हमला करे, क्योंकि ईरान जो है वो अपनी ताकत को मजबूत कर रहा था। असली चीज़ जो निकल कर सामने आई ये कि ईरान जो है वो अब खुद एक चुनौती वाला एक देश वो ऐसा है जो कि अमेरिका को चुनौती दे रहा था और सऊदी से आगे निकल रहा था। और ये बात सऊदी को जो है वो पसंद नहीं आ रही थी, और इसलिए, और आप जानते हैं दूसरी ओर इजराइल और ईरान का मुद्दा है, वो कब से चला आ रहा है। इजराइल का युद्ध फ़लस्तीन से चल रहा था। उस दौरान में ईरान ने कैसे सामने आके इजराइल को चुनौती दी, और जब ही से इजराइल और ईरान जो है दुश्मनी, हालांकि इतिहास और भी पुराना है, वो भी बहुत कुछ कहता है। लेकिन अब देखना यह है कि युद्ध कितना और लंबा चलता है, और जब ये होगा तो जाहिर सी बात है इसमें जान माल लोगों की सबकी हानि होगी, बर्बादी देखने को मिलेगी। और अभी ये कहना मुश्किल है कि ये युद्ध कितना चलेगा, क्योंकि ईरान में देखिए खामनेई मर गए हैं, अब उनके बेटे को उनकी जगह पहुंचा दिया। हालांकि उनका अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया कि वो क्या फैसले ले रहे हैं। बस ये है कि जंग जारी है, जंग चल रही है, वहाँ से हमले हो रहे हैं और ये भी हमले कर रहे हैं, और जिनके वीडियो तमाम टीवी चैनलों पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, जिनमें ये दिख रहा है कि ईरान ने अब इस पर हमला कर दिया है, अब एयरपोर्ट के पास हमला कर दिया है, अब US बेस हैं कई देशों में, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर में
अभी क्या होता है, बड़े फैसले क्या लिए जाते हैं, क्योंकि बमबारी और हमले तो हिमांशी दोनों जगह से जारी हैं। जी देखिए, जब ये युद्ध शुरू हुआ था हरिशंकर जी, तो तीन देशों के बीच में हुआ था, इजराइल, अमेरिका और ईरान। फिर धीरे धीरे लेबनान बीच में आया, फिर गल्फ कंट्रीज पर ईरान ने अटैक करना शुरू कर दिया। वहीं उसके बाद खामनेई भी उसमें मारे गए। उसके बाद उसने गल्फ कंट्रीज पर अटैक किया। अब ऐसे में जो तीन यूरोपीय देश है, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, इन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाराजगी जताई ईरान के हमलों पर, और इन्होंने भी अमेरिका का साथ देने की बात कही है। तो क्या लगता है, अब यूरोपीय देशों की भी एंट्री हो सकती है? देखिए, नाटो कंट्री की एंट्री की बात चल ही रही है और इन्होंने कहा भी है, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका और इजराइल जो है सक्षम है ईरान से निपटने के लिए। इजराइल की कैपेसिटी है, उसका तय है कि वो कब तक उनसे युद्ध लड़ पाएगा, कब तक वो सस्टेन करेगा। क्योंकि हवाई हमले की अगर बात करती हैं तो हवाई हमले ईरान पर हो रहे हैं, लेकिन वो बदले में क्या कर रहा है, वो जमीनी कार्रवाई, जमीनी स्तर पर कार्रवाई ऐसे कि वो अपने ड्रोन भेज रहा है, अपने मिसाइल फेंक रहा है सामने वाले पर, चाहे वो इजराइल में हो चाहे दूसरे कंट्रीज में हो। इसमें एक सवाल ये बनता है कि इजराइल के साथ तो अमेरिका है, लेकिन ईरान के साथ कौन है? ईरान के साथ मुझे लगता है कि इस समय कोई नहीं है, और ईरान का जो सबसे करीबी वो हिजबुल्लाह लड़ाके थे, अब इजराइल ने उसको भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि इजराइल इस समय अकेला पड़ा हुआ है, और अकेला ईरान, और ईरान अकेला पड़ा हुआ है। एक समय में मुस्लिम ब्रदरहुड की बात होती थी, उसने कई देशों का मदद भी किया, चाहे गल्फ के जितने लोग अभी उनसे मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं, उनमें से कईयों का उसने साथ दिया है। लेकिन अब जब इस समय आमने सामने की लड़ाई लड़ी जा रही है, युद्ध के मैदान में अगर ईरान है, तो उसके सपोर्ट में कोई भी नहीं आ रहा। बात तो बड़ी बड़ी चीन भी कर रहा है, बात तो रूस ने भी की है, लेकिन बात करने का समय नहीं है। क्योंकि अगर किसी के ऊपर बमबारी हो रही है तो आप बातचीत करेंगे तो बातचीत का कोई तरीका नहीं निकलेगा। बातचीत से सुलझाना चाहिए, बातचीत से समझना चाहिए। लेकिन अमेरिका और इजराइल बातचीत को माने तभी ना। अगर बातचीत को माना होता तो ये हमला नहीं होता, फिर बातचीत तो चल ही रही थी और कुछ दिन और देख लेता। लेकिन मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के इजराइल कब तक उस पर हमला लगातार करता और ईरान कितना सस्टेन करता है, क्योंकि ईरान के पास जो हथियार का स्टॉक है 3000 या उसके आसपास जो है उनके पास मिसाइल हैं, कहा यह जा रहा है, स्टॉक में यह बताया जा रहा है कि इतना है। तो आप अगर हर दिन सैकड़ों मिसाइल खर्च कर रहे हैं तो फिर तो 30 दिन का मामला ही बनता है। दूसरा यह है कि उनके पास जो अत्याधुनिक विमान नहीं है, विमान हैं लेकिन वो गिने चुने हैं, तो उसका इस्तेमाल वो कर नहीं सकते, अपने जिन पर वो हमला करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते। अमेरिका का बेस है वहाँ पे, लेकिन अमेरिका तो नहीं है वहाँ पे, वो तो बहुत दूर है वहाँ से। इजराइल पर है, तो इजराइल पर आप कितना हमला करेंगे? आपको डबल चुनौतियां हैं। आपको अपने ऊपर हमला बचाना है, मतलब आपके ऊपर जो ड्रोन आ रहा है, चाहे उनकी मिसाइलें आ रही हैं, और मिसाइल और ड्रोन से कितना बचोगे? एयर डिफेंस कितना लगाओगे जब आपके ऊपर 200 विमान जाकर के, लड़ाकू विमान जाकर के दोनों देशों के हमला कर रहे हैं? और 200 अगर वो दावा कर रहे हैं तो 150 पौने 200 मान के चलिए। क्योंकि सिंपल सा आप देखिए, परसों की बात है, कल की बात है कि कुवैत ने 3 विमान मार गिराए अमेरिका के, और बाद में बोला सॉरी गलती हो गई हमसे। तो आप समझ लीजिए आसमान में कितने विमान उड़ रहे हैं कि उसने गलती से 3 टपका दिए, अमेरिका के टपका दिए, लेकिन माफी मांगी तो हो सकता है कि बात बन जाए। लेकिन कुल मिलाकर के है कि विमान से हमला हो रहा है, मिसाइल से हमला हो रहा है, ड्रोन से हमला हो रहा है ईरान पे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईरान में चूंकि जो खामेनेई और उनकी सरकार थी, उनके जो समर्थक हैं, वो उनको एक मतलब समझ लीजिए कि अल्लाह के शासन के तौर पर वहाँ की जनता उनको देखती है। इसीलिए अमेरिका लगातार कह रहा है, उसके बाद इजराइल लगातार कह रहा है, उनके टीवी चैनल पर जाके वो संदेश दे रहे हैं कि आप सड़कों पर उतरिए। सड़क पर क्यों उतारना चाहते हैं वो? कि जनता अगर सड़कों पे आ गई, मतलब ये कि सरकार, पुरानी सरकार के खिलाफ ये लोग अब मैदान में आ गए, जो संभव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि उनको उस नजरिए से नहीं, एक सामान्य शासक जो होता है उस नजरिए से उनको नहीं देखा जा रहा है। उनमें लोगों का फेथ जो है वो ईश्वर के प्रतिनिधि के तौर पर भी देखिए, सिर्फ नेता वाली बात नहीं है। इसीलिए वो
इतने पॉपुलर थे और इसीलिए उनके खिलाफ अभी तक ये लोगों को ज़मीन पर नहीं उतार पाए हैं और इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो है लगातार कोशिश कर रहा है, इजराइल भी कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान सस्टेन कब तक करेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि हथियार उनके पास लिमिटेड हैं। महीना 4 हफ्ता कुल मिला के ट्रंप साहब ने जो कहा है वो पूरा आकलन कर लिया उन्होंने कि इनके पास कितनी मिसाइलें हैं और कितने हथियार हैं। जितना हथियार है उतना, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें, आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी चाइना बातें तो बहुत कर चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि अब चाइना का नया रुख क्या होने वाला है। रसिया बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। एक बार कह दिया उन्होंने कि बातचीत के ज़रिए हल निकल सकता है। तो अगर चाइना कुछ करेगा ईरान के लिए तो फिर तो सस्टेन करना आसान हो जाएगा, तब हथियार मिलने लगेगा। जैसा रूस को यूक्रेन को हथियार लोगों ने भर भर के दे रखा है, वो रूस के खिलाफ लड़ता जा रहा है। एक एक इमारतें गिर गई, शहर के शहर बर्बाद हो गए। लेकिन यहाँ पर ईरान पर कितना टाइम लगेगा इस पर कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि महीना दिन तक तो करीब करीब। जी देखिए राशिद जी, बेशक ये युद्ध हो रहा है, लेकिन ये जो युद्ध है ये पूरे विश्व पर असर डाल रहा है। ऐसे में जो अब होर्मुज़ है वो भी बंद है, एक समुद्री रास्ता है जिस पर सबकी नजरें हैं। ऐसे में अगर वो लगातार बंद रहेगा तो भारत का संकट मोचन कौन बनेगा, क्या लगता है? देखिए, ये तो परिस्थितियों पे डिपेंड करता है कि अभी आगे आने वाले वक्त में और क्या क्या आपको अपडेट देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर इस पर ज़्यादा दिन तक अगर ये सब चलता रहा तो इसका केवल भारत पर असर नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में इसका असर देखने को मिलेगा। तेल की कीमतों में आपको बढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि उस पर ही डिपेंड है, कई देशों में उसकी सप्लाई है और उसी को लेकर ये सारी लड़ाई है। और देखिए 3-4 हफ्तों का टाइम मांगा गया है, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है कि जब तक युद्ध चलेगा, और उस दौरान अगर कोई बड़ा देश अगर ईरान के साथ नहीं आता तो जाहिर सी बात है ये युद्ध उससे पहले ही खत्म होने की कगार पर भी हो सकता है। देखिए, एक चीज़ और बता दूं कि भारत का जो है लगभग 60% से 70% के आसपास जो मतलब 70% तो गैस और 60% से थोड़ा सा एवब जो है इनका जो क्रूड ऑयल है वो उधर से ही आता है, हॉर्मुज से आपने बात की है। तो भारत के लिए इम्पोर्टेंट है कि वहाँ से उसने चीज़ें, बारूदी सुरंग कहते हैं, लेकिन उन्होंने रास्ता रोक दिया है हॉर्मुज स्ट्रेट पे। और अगर रास्ता रुक गया है तो सिर्फ भारत प्रभावित नहीं होगा, सबसे ज़्यादा चीन प्रभावित होगा, जिसका 80 से एवब % वहाँ से क्रूड ऑयल गुजरता है। तो चीन का भी क्रूड ऑयल रुकेगा। उसके बाद और भी छोटी छोटी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके लिए तेल वहीं से गुजरता है, और वहाँ पर अगर उन्होंने रोक लगा दी है तो आप ये समझ लीजिए कि रोक ऐसे जुबानी कह के नहीं लगाया है, वहाँ पर उनकी निगरानी रखी जा रही है। वहाँ पर उन्होंने सारे मिसाइल तैनात कर रखे हैं कि वहाँ से गुजरोगे तो हम मिसाइल चला देंगे। तो कोई भी अपना नुकसान नहीं चाहेगा, तो सबने करीब करीब ठप ही कर दिया है मामला। तो अब इन तमाम कंट्रीज जो हैं ये इकट्ठे बात करेंगे, जैसे चाइना करेगा, भारत को भी बात देर सबेर करनी पड़ेगी। और हालांकि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन तेल का जब मामला आएगा, जब तेल की क्राइसिस बाकी देशों में होगी, तो सब लोग इनसे बात करेंगे कि भाई इस पर थोड़ा सा रहम करिए कि आप सब देशों में जाने दीजिए तेल, क्योंकि वही एकमात्र सोर्स है जहां से मैक्सिमम कंट्रीज को वहां से जाता है, गल्फ कंट्रीज। और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पे है, वो जो रास्ता है जो ईरान की देखरेख और उनकी निगरानी में रहता है। तो मुझे लगता है कि युद्ध जो है इन सब कंट्रीज को भी एक बार आगे आ सकते हैं कि भाई आप ख़त्म करो मामला और ये। लेकिन कुल मिलाकर के जो अमेरिका और इजराइल का जो शर्त है, जो आप परमाणु नहीं बनाएंगे, उन्होंने तो मना कर दिया कि हम परमाणु नहीं बनाया जी, हमने नहीं बनाया, हम बनाएंगे भी नहीं। लेकिन बावजूद इसके वो कार्यक्रम कभी नहीं रोकने वाले, ये पहले भी वो कह चुके हैं, वो भी कहेंगे। तो फिर बातचीत फाइनल कैसे होगी? बातचीत के टेबल पर जाएंगे, फिर वो बातचीत टल जाएगी। तो फिर आगे क्या होगा ये तो अभी इंतजार करिए। खैर, अमेरिका इजराइल जॉइंट ऑपरेशन चला रहे हैं, ईरान पर लगातार हमला हो रहा है, दोनों तरफ से बमबारी चल रही है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।